वेल हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के मॉड्यूल की बात करते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम मसल्स, इंजरीज, इन सभी चीजों की बात करेंगे। तो बेसिकली इट इज चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और हम स्पेसिफिकली इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये चैप्टर बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हिस्से में हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो जो कि ये डिफाइन करते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्या है। इसमें हम 4 फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा स्ट्रेंथ, दूसरा होगा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा होगा एंड्योरेंस और चौथा होगा स्पीड। इन चारों को कैसे अचीव करना है, आपकी बॉडी में क्या क्या होना चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, आप स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे, आपके अंदर एंड्योरेंस स्टेमिना होगा या आपकी स्पीड अच्छी होगी, उसके लिए कैसा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये हम वर्कआउट कर लेंगे। तो ये चैप्टर का पहला हिस्सा हुआ। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि एक्सरसाइजेस का हमारे हार्ट और ब्लड सिस्टम में, हमारे लंग सिस्टम में, पल्मोनरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर आपको हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसका हार्ट पे क्या असर पड़ेगा। आपको अगर आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, आप एक स्कूबा डाइवर, आप एक मैराथन रनर हैं, तो उस दौरान आपकी लंग कैपेसिटी बहुत मायने रखेगी। तो उस दौरान एक्सरसाइजेस का आपके लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। आपकी बॉडी मसल से बनी है, 30 से 40% आपका बॉडी वेट मसल्स का होता है। उन मसल्स को डेवलप करने के लिए, उनमें पर्टिकुलरली 2 टाइप के मसल्स होते हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा पावर जनरेट करनी है या आपको लंबे टाइम तक चलना है, आप मैराथन है या 50 मीटर के स्प्रिंटर है, उस हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो आपको अलग अलग तरह के मसल फाइबर बनवा के देंगे। आपकी लेग्स में वो दोनों तरह के मसल फाइबर होंगे। अब वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कौन सा मसल फाइबर डेवलप करेगा। आप एक मैराथन रनर है तो आपका ट्रेनिंग अलग होगा, अगर आप एक स्प्रिंटर है तो आपका ट्रेनिंग अलग होगा। टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर डेवलप करने के लिए आपके अंदर अलग अलग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होंगे। और उसके बाद में चौथा टॉपिक है द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। आपकी बॉडी में क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या आएंगी, स्पोर्ट्स इंजरीज, ये 5वां हिस्सा हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, जैसे कि कोई चोट वगैरह लग जाना, एब्रेशन आना, नील पड़ जाना, कट लग जाना, इंसिजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, मोच वगैरह आ जाना, ये सब कुछ रीड आउट करेंगे। बोन एंड जॉइंट इंजरीज में हम डिसलोकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें जॉइंट अपनी पोजीशन से हिल जाता है, ट्विस्टिंग पढ़ लेंगे। और इसके अलावा फ्रैक्चर्स के टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग फ्रैक्चर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे वर्कआउट करेंगे इस चैप्टर में। तो आपकी रूटीन लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप +2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, नो डाउट ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, लेकिन डेली लाइफ में भी ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल पेपर्स हैं, ये PDF अपलोड हो जाएगी, यहाँ से आप वर्कआउट कर पाएंगे। मैं सीधा डायरेक्टली चैप्टर के कंटेंट पे जंप करूंगा। इसके बाद में चैप्टर समरी। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली बेटा ये 4 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का सीधा सा मतलब क्या है कि आपके सामने कोई रेजिस्टेंस है, रुकावट है, आपकी बॉडी की क्या कैपेसिटी है कि आप उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब उस रुकावट को पार पाने के लिए आपकी बॉडी की क्या कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेंथ। द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। उसके बाद में हमारे पास बेटा दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरे फैक्टर का नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। आपके जो जॉइंट्स है वो कितनी रेंज ऑफ मोशन दिखा सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन,
मतलब मैं कहूं कि मुझे बाजू ऐसे करनी है, मैं ये कर पा रहा हूं। अगर किसी बंदे में यहां पे जाके एक लिमिटेशन आती है कि नहीं यार इससे आगे नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट में एक लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए भी आप कितनी रेंज ऑफ मूवमेंट दिखा पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी चीज होती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का सीधा सा मतलब बेटा क्या होता है कि आप कितना लंबा खेल पाएंगे, आप कितना लंबा ट्रेन कर पाएंगे, आप कितना लंबा एक्टिविटी कर पाएंगे इवन आफ्टर फटीग। यानी कि थकावट आने के बावजूद आपकी बॉडी कितना लंबा एक्ट कर पाती है, दैट इज योर स्टैमिना, दैट इज योर एंड्योरेंस। और उसके बाद में चौथा फैक्टर हो जाता है स्पीड, यानी मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी मसल कितना फोर्स जनरेट कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। कम से कम टाइम में मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना। तो ये मैंने 4 डेफिनेशंस बताई। नो डाउट ये आपको यहां पे नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको स्लाइड्स दिखाने जाऊंगा तभी मैंने पहले ही डेफिनेशंस आपको वर्कआउट करा दी हैं। अपने नोट्स रेडी रखिएगा, साथ के साथ आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। आपके पास बुक सपोर्ट है, आप वहां से टैली कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में चीजें बता रहा हूं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करता हूं स्ट्रेंथ की। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बता दूंगा जो कि इन कंपोनेंट्स को अफेक्ट करेंगे। पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, आपको पॉज भी करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला है मसल साइज। जितना बड़ा मसल साइज होगा उतना ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगी, उतने मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा मसल स्ट्रेंथ ज्यादा जनरेट करेगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास हो जाता है मसल फाइबर। 2 तरह के मसल फाइबर, रेड एंड व्हाइट। रेड स्टैमिना के लिए होते हैं, व्हाइट बर्स्ट के लिए होते हैं, यानी कि पावर जनरेट करने के लिए। वो कम टाइम में ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वाइट ज्यादा है तो आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। नो डाउट स्टैमिना कम होगा पर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास हो जाता है मसल के कंपोनेंट्स। आपकी मसल में कौन कौन से फाइबर्स बैठे हैं। चौथा हो जाता है बॉडी वेट। बॉडी वेट का सीधा सा मतलब क्या जाएगा, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है उनमें हम कह देते हैं जोर भी ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जो कमजोर होते हैं, ओवर मतलब अंडरवेट होते हैं, बहुत ज्यादा थिन एंड लीन होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ की भी कमी पाई जाती है, मसल मास की कमी पाई जाती है बेटा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है नर्व इंपल्स। जहां पे आपका न्यूरॉन आके आपकी मसल को सिग्नल करता है उसे हम मोटर यूनिट कहते हैं। तो जितने ज्यादा मोटर यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा मसल फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगी, उतना आपका मसल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है दैट इज जेंडर। आप जानते हैं मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने के कारण मसल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मसल मास भी ज्यादा होता है। देन आती है हमारे पास एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आप एक कम उम्र से मॉडरेट उम्र यानी एडल्ट के अंदर पहुंचिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप सेनिसेंस यानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, मसल स्ट्रेंथ फिर से कम होती जाएगी। तो इसका एक आर्क बनता है, कम उम्र मसल स्ट्रेंथ कम होगी, उम्र बढ़ेगी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उम्र और बढ़ेगी, आप बुढ़ापे में जाएंगे तो मसल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। देन इज हेरिडिटी। आपके पेरेंट्स में कैसा था, ये फैक्टर डिपेंड करते हैं आपके अंदर मसल कॉम्पोजिशन कैसा होगा। आपके पेरेंट्स में मस्कुलर कॉम्पोजिशन अच्छा था जेनेटिकली, उनके ग्रैंड्स पेरेंट में अच्छा था, बच्चों में अच्छा है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट श्योर कि बच्चे में भी मसल मास अच्छा जाता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। आपके आसपास पॉल्यूशन कितना है, आपके आसपास टेम्परेचर रेंज कितना चल रहा है, आप ठंडे इलाके में रहते हैं, गर्म इलाके में रहते हैं, ये सब चीजें आपकी मसल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। तो मैंने आपको एक पूरी लिस्ट में बहुत सारे कंपोनेंट बताए। चलिए यहां पे वर्कआउट कर लेते हैं, यहां पे क्या चीजें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले आ रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में पहला फैक्टर है मसल साइज। जितना बड़ा मसल साइज, जितना लार्ज मसल साइज, उतना ज्यादा मसल फोर्स। मेल्स में लार्ज मसल्स होती हैं फीमेल के मुकाबले, जेनेटिसिटी, टेस्टोस्टेरोन ये फैक्टर होते हैं। और इसकी वजह से वेट ट्रेनिंग
अगर हम करते हैं तो इससे मसल का साइज इंक्रीज किया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मसल स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा। देन हमारे पास आ जाता है मसल कॉम्पोजिशन। ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन करके गया हूं। हमारे पास दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, द फास्ट ट्विच एंड द स्लो ट्विच। स्लो ट्विच में मसल पिगमेंट होता है कौन सा? मायोग्लोबिन। आप सभी हेमोग्लोबिन तो जानते हैं कि वो ब्लड पिगमेंट है, मसल भी अपना एक पिगमेंट कंटेन करती है, दैट इज मायोग्लोबिन। तो रेड मसल फाइबर विच आर स्लो, ध्यान से सुनिएगा, रेड विच आर स्लो उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, उनमें ऑक्सीजन का स्टोर हाउस ज्यादा रहेगा, क्योंकि मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन सेव अप करके रख लेनी है, तो वो स्टैमिना में काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि 50 मीटर दौड़ना है, एनर्जी बर्स्ट देना है, इन्हें तेज काम करना नहीं आता। इनके अंदर कैल्शियम का रिलीज और कैल्शियम का स्टोर बहुत ही स्लो होता है, तो इस वजह से ये फोर्सफुल जनरेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप फास्ट ट्विच मसल फाइबर की बात करेंगे, इनका कैल्शियम अप एंड डाउन बहुत जल्दी होता है, इस वजह से मसल कंट्रैक्शन बड़ी फोर्सफुली आती है और ये कम टाइम में ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको इन दोनों में से क्या चाहिए होगा? फास्ट मसल फाइबर ज्यादा चाहिए होंगे। एंड्योरेंस का जब मैं टॉपिक कराऊंगा तब मैं रेड को बेनिफिशियल बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेंथ में मैं व्हाइट को बता रहा हूं। सो द मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट फाइबर दैट आर व्हाइट फाइबर, जिनमें मायोग्लोबिन कम लेकिन कैल्शियम का अपटेक ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये कंपैरिजन पता होता है। अगर आप एक नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपके पास बायोलॉजी नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे थोड़ा ढंग से पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट यहां पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है एक स्प्रिंटर जिसके पास फास्ट ट्विच फाइबर होंगे। स्प्रिंटर मतलब जिसने छोटी दौड़ लगानी है, उसने 50 मीटर भागना है, 100 मीटर भागना है मिनिमम टाइम में, तो उसे स्टैमिना से ज्यादा फोर्स की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसमें फास्ट ज्यादा होगी, जिनमें मायोग्लोबिन कम लेकिन कैल्शियम ज्यादा मिलता है। अगर आप दूसरा देखेंगे, एक मैराथन रनर में उसे स्टैमिना की जरूरत है, तो उसकी मसल्स में ऑक्सीजन कितनी स्टोर है वो मायने रखेगा, जितना मायोग्लोबिन ज्यादा उतना ऑक्सीजन का स्टोर ज्यादा। ऐसे में उसका कंट्रैक्शन का स्पीड तो स्लो होगा, स्ट्रेंथ तो कम होगा, लेकिन लॉन्जिविटी ज्यादा होगी। ठीक, आगे वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी वेट। ऐसा अज्यूम किया जाता है जितना आपका बॉडी वेट ज्यादा होगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छे मसल मास की बात कर रहा हूं। ओके, देन हमारे पास है अगला फैक्टर जिसका नाम क्या है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रेंज ऑफ मोशन होता है, विदाउट लिमिटेशन आपका रेंज ऑफ मोशन कितना है जॉइंट का, दैट डिफाइंस योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में कौन से फैक्टर हैं ये तो हम पढ़ लेंगे, दो चार चीजें ही बताई जाएंगी, मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूं, उस लिस्ट का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है दैट इज एबिलिटी टू स्ट्रेच, आपकी स्ट्रेचिंग कितनी ज्यादा है। अगर आपकी मसल स्टिफ रहती है तो स्ट्रेचिंग भी कम होगी, मूवमेंट भी कम होगी। अगर आपकी मसल में स्टिफनेस कम है तो स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा मानी जाती है। हमारा दूसरा फैक्टर है एज। छोटी उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप 30-35 साल की उम्र में योगा करके देखिए और पास में कोई 5-10 साल का बच्चा घूम रहा है, आप एफर्टाइज करके जो योगा पोजेस करेंगे 5-10 साल का बच्चा उसे बड़ी आराम से फ्लेक्सिबिलिटी से कर लेगा। आप हैरान हो रहे होंगे विदाउट प्रैक्टिस वो कैसे कर पा रहा है। छोटी उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उम्र बढ़ने के साथ मसल स्टिफनेस बढ़ती जाती है। देन हमारे पास आता है जॉइंट की एनाटॉमी। आपके जॉइंट के अराउंड कैप्सूल होता है, टेंडन लिगामेंट्स होते हैं, वो कितने फाइब्रस है या कितने फ्लेक्सिबल है ये डिफाइन करता है आपकी मूवमेंट कैसी होगी। देन हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर का सीधा सा मतलब है फीमेल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा, वाइट ज्यादा होता है। फीमेल के अंदर एक इक्वल प्रोपोर्शन या ज्यादा उनके अंदर रेड फाइबर होते हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उनमें स्टिफनेस कम होती है। देन हमारे पास है प्रीवियस इंजरी।
यानी पुराने टाइम में अगर आपको कोई जॉइंट इंजरी हुई थी, इससे उस जॉइंट के अराउंड फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाता है, जिससे मूवमेंट में कमी आती है। तो पुरानी हिस्ट्री ये डिफाइन करेगी कि आपकी मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी रहने वाली है। देन इज बॉडी टेम्परेचर, आप एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहते हैं, मूवमेंट अच्छी रहेगी। आप ठंडे या बहुत गर्म टेम्परेचर पे रहते हैं, मूवमेंट में दिक्कत आने वाली है। देन हमारे पास आता है मसल कंट्रैक्शन, आपकी मसल कितनी फोर्सफुली या कितनी स्पीड से कंट्रैक्ट करती है, ये भी डिफाइन करता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना होगा। तो मैंने आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट डिफाइन कर दी है। चलिए यहां पे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर बताए गए। सबसे पहला फैक्टर है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ कम हो तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। आपको व्हाइट ज्यादा नहीं चाहिए, आपको रेड ज्यादा चाहिए इस कंडीशन में। देन इज जॉइंट स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं, तीन होते हैं बेटा। एक नॉन मूवेबल, जैसे हमारे हेड में होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है बोन्स के बीच में। एक लिमिटेड मूवमेंट वाले होते हैं, जैसे बैकबोन में, जिसे हम कार्टिलेज की डिस्क कहते हैं, डिस्क हिल गई भाई तो वो एक लिमिटेड मूवमेंट देते हैं। एक होते हैं फ्लूइड वाले जॉइंट, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, साइनोवियल जॉइंट्स, इनमें रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है। तो आपके अंदर जॉइंट की अलग अलग स्ट्रक्चर है, कुछ जॉइंट्स ज्यादा मूवमेंट दिखा पाते हैं और कुछ जॉइंट्स कम मूवमेंट दिखा पाते हैं। उसके बाद में है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करनी है और आप एक मॉडरेट से गर्म इलाके में रहते हैं तो ठीक है, मूवमेंट अच्छी जाएगी। लेकिन एक ठंडे इलाके के अंदर मूवमेंट में कमी पाई जाती है, कारण मसल स्टिफ रहती है। देन इज प्रीवियस इंजरी, वो देखा जाएगा कि पास्ट में आपको कोई जॉइंट इश्यू आए थे। अगर जॉइंट इश्यू आया था तो जॉइंट के अराउंड फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है जो कम इलास्टिक होता है, इससे मूवमेंट में कमी आएगी। देन हमारे पास है एज एंड जेंडर, छोटी उम्र में ज्यादा मूवमेंट, लेडीज में जेंट्स के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन इज एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप वॉक करते हैं, योगा करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर आप सारा दिन पड़े रहते हैं सोफा के अंदर, टीवी देखते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, मूवमेंट में कमी आती जाएगी। देन इज हेरिडिटी, आपके पेरेंट्स से भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी गॉड गिफ्टेड मिल सकती है, पेरेंट गिफ्टेड मिल सकती है, वो तो ठीक है। कुछ ऐसे जीन्स आते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि नेचुरली आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद में ये डिपेंड करेगा कि पैदा होने के बाद आपने चीजों को कितने अच्छे तरीके से संभाला। ठीक, उसके बाद में मेरे पास तीसरा फैक्टर आता है। तीसरे फैक्टर का नाम है स्पीड। स्पीड होता क्या है? स्पीड का सीधा सा मतलब है एक मिनिमम टाइम के अंदर आप कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं, दैट डिफाइंस योर स्पीड। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लाइक आपके पास फाइबर कैसा है, रेड एंड व्हाइट, वही दो वाले फाइबर हो जाएंगे। देन इज एनर्जी स्टोर हाउस, आपके अंदर एटीपी, आप सभी जानते होंगे एटीपी, 10th में तो इवन पढ़ा ही होता है। जब खाना बर्न होता है आपके अंदर एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है, नाम होता है एटीपी। अगर आपके अंदर एटीपी रिजर्व अच्छा है ना, तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। देन इज नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसे न्यूरोपैथी होगा। न्यूरोपैथी मतलब उसकी नर्व्स कमजोर हो गई होगी, ऐसे में उसकी स्पीड में कमी आएगी। उम्र बढ़ने के साथ स्पीड में कमी आती है, कारण नर्वस सिस्टम कमजोर होता जाता है। ब्रेन से मसल्स के पास जो सिग्नल जाने हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जितना फास्ट मसल फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा, उतनी आपकी स्पीड भी ज्यादा होगी। स्प्रिंटर का केस याद कीजिए दोबारा। देन हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। इसके हिसाब से देख लेते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ये कह रहा है, मतलब क्या, मिनिमम टाइम में कितना क्विक पंच डिलीवर करेगा एक पर्सन बॉक्सिंग वाला, तो दैट डिफाइंस द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद में दूसरा हमारे पास आता है मसल कॉम्पोजिशन, आपको ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर चाहिए।
तीसरा हमारे पास आता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी डायबिटीज का एग्जांपल आपको दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आप एडल्ट से बुढ़ापे की एज में जाएंगे, नर्व्स कमजोर होती जाएंगी, और अगर सिग्नलिंग कम हुई तो स्पीड में भी कमी आएगी। देन हमारे पास आता है इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल। मसल कितनी जल्दी रिकवर करती है। जो मसल जल्दी रिकवर करती है उतनी जल्दी वो अगली कंट्रैक्शन अचीव कर पाएंगी। अगर आपकी मसल रिलैक्स बड़ी धीमे से हो रही है तो अगली कंट्रैक्शन होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दैट मीन स्पीड स्लो हो जाएगी। देन अगला बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। मैं एटीपी की बात कर रहा हूं। जितना आपकी मसल में एटीपी ज्यादा स्टोर रहेगा उतनी आपकी स्पीड बेटर रहेगी। ओके, इसके लिए डाइट स्पेसिफिक हो जाती है। मैं चौथे फैक्टर की बात कर रहा हूं, नाम है एंड्योरेंस। बेटा एंड्योरेंस का सीधा सा मतलब क्या था कि फटीग आने के बावजूद भी आप कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिविटी जारी रख पाते हैं। ability to act and continue your act even after fatigue, that defines your endurance. endurance को लोकल भाषा में स्टैमिना कह दिया जाता है। तो ये तो जो बताएगा वो बताएगा, मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूं, लिस्ट को ध्यान से सुनिएगा। तो लिस्ट में सबसे पहला फैक्टर है ब्लड की वॉल्यूम। हर एक पर्सन के अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। अगर आपका वाटर इनटेक कम है, अगर आपको बार बार यूरिनेशन आता है, आपको डिहाइड्रेशन फील होती है, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो स्टैमिना भी घटेगा। दूसरा फैक्टर है हेमोग्लोबिन। ब्लड वॉल्यूम के अंदर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मसल्स के पास लेके जाता है। ये ब्लड में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल्स के अंदर इसका एक ऑप्टिमम वैल्यू 13.5 से 15.5 ग्राम होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। मैं हेमोग्लोबिन बता रहा हूं। और अगर आप फीमेल के अंदर ये कंसीडर करते हैं कि 100 ml में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 14 ग्राम। तो अगर आपके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी कमी होगी, स्टैमिना में भी कमी आती जाएगी। क्लियर? उसके बाद में तीसरा है पल्मोनरी डिफ्यूजन। अगर आप एक स्मोकर है तो आपके लंग्स की बलून्स होते हैं एल्वलाई, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स और ब्लड आपस में गैसियस एक्सचेंज करते हैं एक पतले से बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम एल्वलाई होता है। तो अगर आप एक स्मोकर है या आपको कोई टीबी की हिस्ट्री है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो आपके लंग्स में डैमेज हुई होगी। अगर आपको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है, जैसे आप कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, सिलिका की खदानों में काम कर रहे हैं, तो लंग्स में डैमेज आई होगी भाई। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कॉमन कोल्ड रहता है, आपको कोविड वगैरह का केस होके हटा है, तो लंग्स को डैमेज आई होगी। ऐसे में एल्वेलाई की मेम्ब्रेन में दिक्कत आती है और वो जो मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस ने लंग से ब्लड में जाना है वो कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है गैस का एक जगह से दूसरी जगह जाना। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। तो लंग्स से ब्लड में जब गैस जाती है, बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। अब स्मोकर्स के अंदर वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो सांस लेने में तो तकलीफ आएगी, और अगर सांस लेने में तकलीफ है, ब्लड का ऑक्सीजन रिजर्व कम हो जाएगा, ऐसे में स्टैमिना में कमी आएगी। मैंने अगला फैक्टर डिफाइन किया है पल्मोनरी डिफ्यूजन। उसके बाद में आता है हाइड्रेशन। पानी की वॉल्यूम अच्छी खासी रहेगी, ब्लड की वॉल्यूम ठीक रहेगी, स्टैमिना अच्छा रहेगा। अगर हाइड्रेशन की कमी होगी तो मसल के स्ट्रेन या स्प्रेन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे में मसल ओवर स्ट्रेच होने के, मसल के इंजर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मस्कुलर पेन्स आते हैं। देन हमारे पास आता है एरोबिक कैपेसिटी। 3 चीजें एरोबिक कैपेसिटी में। तुम्हारे लंग्स एटमॉस्फेयर से कितनी एयर भर सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। जैसे मेरी चेक करोगे, मेरी 5000 ml के करीब, 5 लीटर के करीब होगी टोटल लंग कैपेसिटी। एक एथलीट में ये 5.5 लीटर होगी ऑक्सीजन कैपेसिटी। और अगर आप एक स्कूबा डाइवर की देख लेंगे, जैसे लंबे टाइम तक सांस भी रोकनी है, ब्रीदिंग इश्यूज है, ब्रीदिंग इश्यूज इन द सेंस उसके काम ही सारे ब्रीदिंग वाले हैं, उसकी एक्टिविटी ब्रीदिंग वाली है, उसमें ये मैक्सिमम 6 लीटर तक चली जाएगी। यानी लंग्स कितनी एयर भर सकते हैं, दैट इज योर एरोबिक कैपेसिटी, पहली चीज।
दूसरी चीज है ब्लड को कितना दे सकते हो डिफ्यूजन के थ्रू। तीसरा ब्लड कितनी ले जा सकता है। चौथा मसल ब्लड से कितनी उठा सकता है। ये 3-4 फैक्टर हैं जो डिफाइन करते हैं आपकी एरोबिक कैपेसिटी को। चौथी है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। मतलब क्या, लैक्टिक एसिड क्या है, आपकी मसल जब लंबे टाइम तक काम करती है तो मसल के अंदर जो स्टोर्ड शुगर है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को कम करने की कोशिश करता है। वो थकावट लाता है कि भाई रेस्ट करने का टाइम हो गया, इतना भी मत काम करो। तो अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, लैक्टिक एसिड डेपोजिशन के बावजूद भी आप काम करते जाएंगे, तो डेफिनेशन नहीं कहा था। देन इज मसल कॉम्पोजिशन, वो आप जानते हैं। इस बार रेड मसल फाइबर ज्यादा चाहिए। रेड आपको एंड्योरेंस में ज्यादा चाहिए, स्पीड और स्ट्रेंथ में आपको फास्ट ज्यादा चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो मैं देखता हूं वो फैक्टर जो एंड्योरेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है एरोबिक कैपेसिटी, यानी कि लंग्स कितना फिल करेंगे, लंग्स कितना ब्लड को देंगे, हार्ट कितना ब्लड को मसल्स के पास भेज पाएगा और मसल उसमें से कितना उठा पाएंगे। ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन अपटेक, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया उन 4 फैक्टर्स में। देन इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, आपका हार्ट एक सिंगल बीट में 70 ml ब्लड पंप आउट करता है, 70 ml। और आपकी टोटल हार्ट बीट क्या होती है पर मिनट, दैट इज 72। एक बीट में 70 ml और एक मिनट में 72 बीट्स, यानी कुल मिला के आपका हार्ट पूरी बॉडी में 5 लीटर, मल्टीप्लाई कीजिए 72 मल्टीप्लाई बाय 70, आपका हार्ट एक मिनट में पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है। दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। अगर इस वैल्यू में कमी आई तो ऑर्गन्स के पास ब्लड कम पहुंचेगा। ये तो वही बात हो गई कि खानी 5 रोटी है, आज 4 रोटी या 3 रोटी रही है, तो ऐसे में तुम्हारे स्टेमिना में कमी आएगी। वही तो यहां पे भी हो रहा है। यहां पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 5 लीटर पंप करना है हार्ट ने एक मिनट में, वो करवाओ, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। अगर उसमें कमी आई तो ऑर्गन्स भूखे मरेंगे, उनके पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो इश्यूज तो आएंगे ही भाई। देन ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा, ये मैं बाद में करवाऊंगा, ये मैं आपको शो भी नहीं कर रहा हूं। यहां पे जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, मैंने अपने हिसाब से भी लिस्ट डिफाइनिंग कर दी, मैंने यहां से भी कुछ पॉइंट्स पढ़ दिए। इन्हें जल्दी से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।